Hello everyone, this is Nasir Anwar, the founder of Mentors and general manager of Enervec, which is providing electrical testing, condition assessment, trainings, and consultancy services to the critical industries of Pakistan. In our mentor session today, we have re-invited Mr. Yasser Iqbal, who is instrumentation and control profession, and today we will discuss about hazards area classification for electrical and maintenance engineers at fertilizer plants. Thank you very much, Yasser sir, for being with us today. Thank you, Nasir. Assalamu alaikum to everyone. Yes, कैसे हैं नासिर आप? thanks. Yes, sir, my first question is this: कि अल्लाह का शुक्र है सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी सर। Okay, अच्छा sir, we know what's actually going on at plants, and we know there are a lot of hazards area. Why the classification is needed for electrical and instrumentation engineers? अच्छा, स्टार्ट ही मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपने किया है। बेसिकली जब हम किसी इन्वायरमेंट में काम करने जाते हैं ना, तो उसके लिए कंपलसरी है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कि हमें उस इन्वायरमेंट के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि हम कहाँ काम करने जा रहे हैं। आप बेस्ट एंड बेस्ट अपने प्रोफेशन में हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपको बहुत अच्छी मशीन थ्योरी आती है, आप बहुत अच्छे कंट्रोल इंजीनियर हैं, आपको अपनी कंट्रोल इंजीनियरिंग के ऊपर ग्रिप है, मगर उसके साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए कि किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। तो उसके लिए कंपलसरी है कि एक एरिया क्लासिफिकेशन, या जिसको हैज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन कहते हैं अमूमन, उसके बारे में बेसिक नो हाउ तो एटलीस्ट हो आपको इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मल्टीपल क्राफ्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेटर ऑन मैं आपको उसमें बताऊंगा अभी कि कैसे होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन या एरिया इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या। देखें, हम जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी हम लैब में काम कर रहे हों, या हम किसी ऐसे हमेशा एक ऐसे क्लोज सरफेस में या क्लोज इन्वायरमेंट में काम कर रहे हों जिसके अंदर कोई एयर कंडीशन लगा हुआ हो या ऐसी चीज़ हो। हमने काम करना है प्लांट के ऊपर। बीइंग अगर मैं फर्टिलाइजर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो फर्टिलाइजर के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ हैजर्ड्स हैं। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करूं, वो एक अदर देन है कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उसका क्या है। मैं पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो हैजर्ड्स हैं, हैजर्ड्स कहाँ कहाँ हाइड हुए हुए होते हैं। तो मैं उन पे पहले बात करता हूँ। देखें, हैजर्ड किसी सॉलिड सरफेस के अंदर भी हो सकता है। मैं विद एग्जांपल बात करूंगा, लाइक कोल। अगर कोई मेरे कोलीग जो हैं वो कोल पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं या ऐसी फैसिलिटी में काम कर रहे हैं जहां कोल की हैंडलिंग हो रही है, तो आप सॉलिड के अंदर एक कोल है जिसके अंदर एक हैजर्ड छुपा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर लिक्विड की। अब लिक्विड के अंदर बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। लिक्विड के अंदर वो तमाम फ्यूल शामिल हैं जो एक खास इग्निशन टेम्परेचर या फ्लैश टेम्परेचर रखते हैं। फिर इसी तरह से कुछ गैसेस हैं। ठीक है, गैसेस की भी बहुत बड़ी एक जो है वो है, जिसके अंदर हम अगर बात करें तो नेचुरल गैस है हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास क्लोरीन है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं जिनसे हम ज़्यादा फेमिलर हैं और जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं या हम देखते रहते हैं। और भी बहुत सारी इसमें क्लासिफिकेशन है गैसेस की है। इसके अलावा ऐसी सरफेस जो बेसिकली खुद इटसेल्फ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखती हो, मतलब उसके अंदर ना तो कोई ऐसा मटेरियल हो जो इग्नाइट कर सकता हो, अगर वो खुद इतना टेम्परेचर रखता हो कि अगर उसके साथ कोई चीज़ अटैच हो जाए तो वो खुद भी एक चीज़ को फ्लैश पॉइंट तक ले जा सकती है। तो ऐसी, मतलब मैंने चौथी बात कर दी है कि ऐसी सरफेस जो खुद भी एक टेम्परेचर रखती हो। ठीक हो गया। तो हम जनरली ये, अच्छा, पांचवी भी एक चीज़ आती है जिसको अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ, वो लिक्विड के अंदर ही है, मगर हम बात करते हैं ऐसा ऑयल जो एक खास टेम्परेचर पे भी हो। तो जनरली हम 4 to 5 क्लासेस हम बना रहे होते हैं जब हम एरिया क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे जितने भी कोलीग हैं उन सारों को पता होगा, एक बेसिक एक हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फायर ट्रायंगल।
ठीक है। फायर ट्रायंगल बेसिकली बहुत सारे दोस्त हमारे जानते होंगे कि अगर आप नहीं भी जानते अब तक तो उसको गूगल करके देख लीजिए कि फायर ट्रायंगल है क्या। देखिए फायर ट्रायंगल कंप्लीट होती है 3 एलिमेंट से, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है फ्यूल, एक एलिमेंट होता है ऑक्सीजन और थर्ड एलिमेंट होता है इग्निशन सोर्स। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने इनमें से किसी एक चीज को अगर हम कट ऑफ कर दें या कंटेन कर लें तो फायर ट्रायंगल इनकम्प्लीट हो जाती है। इट मींस कि वहां पे फायर नहीं होगी। आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि दुनिया में जो मेजर इंसिडेंट हुए हैं फायर के, उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो हमारे पास लिस्ट कह लीजिए, वो तमाम मटेरियल थे जो क्लासिफाइड नहीं थे। क्लासिफाइड मींस मैं आम लफ्जों में उसकी बात करूं कि वो उस एरिया के लिए डिजाइन नहीं थे या उस एरिया के लिए सूटेबल नहीं थे। तो हमारे लिए ये बेसिकली हम अमूमन समझते हैं कि ये डिज़ाइन इंजीनियर्स की जॉब है। ठीक है, ये डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब है। जब आप प्लांट को डिज़ाइन करते हैं आप उस वक्त सेलेक्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा आपने प्लांट डिज़ाइन कर लिया तो प्लांट के अंदर फिर रीवैम्पिंग या प्रोजेक्ट्स होना बंद हो जाते हैं। आपने स्पेयर्स लेने हैं, आपने प्लांट की इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, तो उस वक्त पे आप तमाम चीज़ें जो है ना, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो एक जर्नल है कि आप फायर ट्रायंगल है उसके अंदर उसको लाजमी एक दफ़ा कंसिडर करें, उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करने से वो चीज़ जो है ये फायर तक नहीं पहुंचती है। लेट्स से मैं बात करता हूँ इग्निशन सोर्स। इग्निशन सोर्स देखें, कोई इलेक्ट्रिकल की भी स्पार्क हो सकती है। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क की बात करें या इलेक्ट्रिकल उसकी बात करें, अगर हम उसको कंटेन कर लेते हैं किसी ऐसी, लेट सपोज मैं बात करता हूँ, एक ऐसा स्विच है जिसको ऐसा स्पेशली डिजाइन किया जाए कि अगर वो उसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस हो तो वो स्पार्क को कंटेन कर ले, उस बॉडी से बाहर ना आए। मैं बहुत बेसिक में जा रहा हूँ। उस बॉडी से अगर वो बाहर नहीं आता, इट मीन्स कि अगर वो स्पार्क हो भी जाता है और उसकी बॉडी जो है उसको कंटेन कर लेती है और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल भी है, तो फिर भी फायर नहीं होगी। ये पीछे बिहाइंड इसके एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये एक स्टडी है पूरी जिसको कोई भी मतलब ये कह लें कि सिंगल हैंडेडली ना कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर सकता है ना कोई इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर कर सकता है। इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम डिजाइन की जाती है जो बेसिकली डिपेंड करती है। उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल के भी दोस्त होते हैं, उसके अंदर हमारे पास केमिकल इंजीनियर भी होते हैं। मतलब अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के हवाले से उसके अंदर प्रोडक्शन के लोग भी हैं या ऑपरेशन के लोग भी हैं। उसके अंदर मेंटेनेंस के डिजाइन इंजीनियर भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल के या इंस्ट्रूमेंट के। इसके अलावा वो इंजीनियर जो प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर कहलाते हैं। बेसिकली अब HSE जो है ना, जिसको हेल्थ सेफ्टी इंजीनियर कहा जाता था, अब उनकी टर्मिनोलॉजी चेंज होकर प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर बनते चले जाते हैं। मतलब वो सिर्फ HSE के बारे में ना जानते हैं, वो प्रोसेस के बारे में भी जानते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बेसिकली बनती है जिसको जो ये स्टडी करते हैं। अच्छा, बेसलाइन डॉक्यूमेंट हमेशा आपको डिजाइनर देता है। अगर किसी प्लांट की बेसलाइन स्टडी नहीं हुई है तो आपको स्टार्ट फ्रॉम द जीरो करना पड़ेगा। ठीक है। मगर जो प्लांट प्रॉपरली कमीशन होते हैं और जिनकी EPC कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होता है, वो आपको हमेशा बेसलाइन स्टडी डॉक्यूमेंट आपको हैंडओवर जरूर करता है वो। मगर टाइम टू टाइम उसको अपडेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं। लेट्स से हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड है, उनकी आगे हम बात भी करेंगे, तो वो चेंज होते हैं तो आपको भी अपडेट करने पड़ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये मतलब बड़ी मैं सिंपल बताऊंगा कि ये स्टार्ट कैसे की जाती है स्टडी में। मैंने पहले बताया कि हम सिंपल एक क्वेश्चन अपने सामने रखते हैं, टीम मेंबर हम रखते हैं कि व्हाट आर द प्रोसेस कंडीशंस, मतलब प्रोसेस की क्या क्या कंडीशन है हमारे पास। लेट्स से मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बोथ आर अवेलेबल। ठीक है। इसके अलावा फिर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या मटेरियल यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, जो मटेरियल यूज हो रहा होता है उस मटेरियल का यूज क्या है, मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको ये तो पता चल जाता है कि ये एक मटेरियल है, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ ये नेचुरल गैस है, मगर उस नेचुरल गैस का आप कर क्या रहे हैं। ठीक है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस नेचुरल गैस का आप करेंगे क्या उसका। लेट्स सपोज मेजॉरिटी ऑफ द यही होता है कि हम उसको मतलब ये कह लें कि बर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्लांट के ऊपर सोर्स ऑफ इग्निशन क्या क्या हो सकती है। मतलब बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको 4 से 5 कैटेगरी स्टार्ट में बताई थी। लेट्स अगर कोई सॉलिड है तो क्या सॉलिड में से कोई ऐसी चीज है जिसमें फायर हो सकती है या सोर्स ऑफ इग्निशन बन सकती है। कोई लिक्विड बन सकता है, कोई गैस बन सकती है, या कोई ऐसी सरफेस है जो खुद इतनी हॉट है, या वो बन सकती है। तो हम ये 5-6 चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और देन आफ्टर इसके बाद हम अपनी स्टडी को ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, जैसे ही हम ये कुछ किसी की भी बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन क्वेश्चन आता है कि यार मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें इस चीज़ को, या अगर मुझे इस चीज़ को स्टडी करना है तो मैं कैसे स्टडी करना स्टार्ट करूं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे यंग इंजीनियर्स के लिए और जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए। देखिए, इस टाइम पे पूरी दुनिया जो है ना, आपको पता है कि एक पूरा रेवोल्यूशन है इसके अंदर टेक्नोलॉजी का, और डे बाय डे इसके अंदर स्टडी हो रही है। मगर कुछ 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं और बहुत आगे हैं वो इसके अंदर। मैं नाम ले लेता हूँ, जिन लोगों को नोट भी करना हो तो वो नोट उसमें से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यूएस की बात करूं तो यूएस के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन है जो लीड कर रही हैं इसको। एक बेसिकली ओशा है और दूसरी एनईसी है। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा इनका, ऐसा नहीं है कि नाम ना सुना हो, ऐसे ही है। तो मतलब यूएस के अंदर ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसके बाद हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर सीईसी है। अच्छा, ये मैं इस वजह से सारे ये बता रहा हूँ मैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उनके ऊपर बेसिकली ये मेंशन्ड होता है कि आइदर ये ओशा से है, ये एनईसी से है, ये सीईसी से है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी कंट्री ओरिजिन क्या है, या ये जिस स्टैंडर्ड के तहत बनी है ये स्टैंडर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं एटेक्स का स्टैंडर्ड, ATEX का स्टैंडर्ड। ये बहुत कॉमनली अब यूज हो रहा है। मतलब इसको अगर मैं बात करूं तो चाइना सबसे ज्यादा इसको अब यूज कर रहा है। चाइना बड़ा इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है और अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको कहता है कि ये एटेक्स सर्टिफाइड है। लेट्स सपोज जंक्शन बॉक्सेस बनाते वक्त, कुछ एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट्स बनाते वक्त, ये उसके ऊपर कहता है कि ये एटेक्स सर्टिफाइड है। इसके अलावा हमारा एक मतलब ये कह लें कि सबसे बड़ा स्टैंडर्ड जिसको हम करते हैं, और मैं तमाम लोगों से इसके ऊपर एक सजेशन भी है मेरी और रिक्वेस्ट भी है कि हमारा सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है वो IEC का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का स्टैंडर्ड। इसको लाजमी कंसिडर करें, सिवाय सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं। मैं कहता हूँ आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए आप इसको ज़रूर रेफर करें। इसके अंदर से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी चीज़ें, मतलब ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं कि आपको उसके आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो बेसिकली अगर हम बात करें, सब एक क्वेश्चन, जो बेसिक स्टडी जो आपने करनी है, जैसे लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजर प्लांट रनिंग इन पाकिस्तान, तो इनकी बेसिक स्टडी के जो टाइमलाइन है वो नॉर्मली कितनी है? मतलब इन हाउ मेनी डेज और वीक्स और मंथ्स दैट वी हैव टू कंडक्ट दिस स्टडीज? देखें, वेरी ट्रू मैं बात करूँ ना, इट्स डिपेंड अपॉन टोटल ऑन योर टीम कि आपकी टीम कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल है। अगर हम बात करें तो अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस इंजीनियर आपके पास मौजूद है जो सीजनल और प्रोफेशनल हैं, तो आप अगर हम ऐसा नहीं करते कि हम पूरे प्लांट को ही एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा जब भी होता है तो आपको पता है कि हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, या हम मार्क कर लेते हैं कि फर्स्ट हम इस एरिया में जाएंगे, फिर हम इस एरिया में जाएंगे, हम फिर इसके बाद इस एरिया में जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हम पावर प्लांट की बात कर लेते हैं, पावर प्लांट वाले भी दोस्त इसके अंदर मौजूद होंगे। हम पावर प्लांट की बात करें तो हम सबसे पहले कर लेते हैं कि हम सबसे मोस्ट क्रिटिकल एरिया को हम टारगेट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज टरबाइन एरिया, मतलब हम स्टार्ट करेंगे टरबाइन एरिया से। ठीक हो गया। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जो सीमेंट बैकग्राउंड से हो और वो चाहते हैं कि वो अपनी एरिया क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करें। तो अब आप स्टार्ट करेंगे अपना मेन बर्निंग एरिया जो किलिन का एरिया है, जहाँ पे मेन बर्निंग हो रही होती है सीमेंट की, जहाँ पे आप उस टेम्परेचर तक पहुँचाते हैं कि सीमेंट की फॉर्म में बनती है। तो आप टारगेट करते हैं और डिपेंड अपॉन योर टीम एक्सपर्टीज और डेटा अवेलेबिलिटी। देखें, अगर आपके पास, मैंने पहले कहा है
कि अगर आपको डिज़ाइनर बेसलाइन स्टडी दे देता है तो मेरे ख्याल में आपको 2 या 3 वीक से ज़्यादा इसमें नहीं लगेंगे। मगर अगर आपके पास बेसिक ही डेटा अवेलेबल नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बेसलाइन स्टडी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके पीछे आपकी PNID डायग्राम भी होंगी, उसके अंदर आपकी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स भी होंगी, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोसेस के मतलब जो प्रोसीजर बनते हैं वो भी इसके अंदर होंगे। तो काफ़ी आपको पहले काम करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप इसके ऊपर पहुंचेंगे कि यार अब हम वो स्टार्ट करें। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कह दूं एक फर्नेस है, अगर मैं फर्नेस की बात कर लेता हूं सिंपल, सबसे पहले मुझे फर्नेस की डायमेंशन पता होनी चाहिए ना, मुझे उसकी ड्राइंग मुझे चाहिए होगी। फिर मुझे फर्नेस के अंदर जो मैं फ्यूल यूज कर रहा हूँ मुझे उसकी स्पेसिफिकेशन चाहिए होगी। देन आफ्टर जब मैं फर्नेस के फ्यूल की बात कर लूंगा तो फिर मैं ये बताऊंगा या ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इस फर्नेस के अंदर कितना टेम्परेचर रन कर रहा है। देन आफ्टर फिर मैं मटेरियल, अगर मैं बात करता हूँ इंटेग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मैं फर्नेस के डिजाइन पे भी जाऊंगा, फर्नेस के ट्यूब्स पे भी जाऊंगा। ठीक है, वो सारी चीजें मैं अगर बात करूं तो फर्नेस का अपना प्रोसीजर भी मैं इसके अंदर रीड करूंगा कि फर्नेस का प्रोसीजर क्या चलने का। ठीक है, फिर उसके बाद में नियर बाय फर्नेस के अंदर जो नियर बाय फर्नेस के इक्विपमेंट्स होते हैं मुझे उसमें उनको भी देखना होगा। कहीं ऐसा इक्विपमेंट तो नहीं है जो फर्नेस के बराबर के अंदर है, ऐसा ना हो कि फर्नेस तो ठीक है मगर उसकी वजह से वो दूसरा इक्विपमेंट जो है उसको भी प्रॉब्लम आ सकती हो। तो ये सारा डेटा आपके पास बैकग्राउंड में हो तो उसके बाद आप इसके मतलब होते हैं इस स्टेज के ऊपर कि आप इसकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा इसकी कंपनीज नहीं है, 102 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इसके ऊपर, और वो भी एक्सपर्टीज जो है ना अपनी ज़्यादातर वो मिडिल ईस्ट से वो एक्वायर करते हैं। ओके, अभी तक ऐसा नहीं है मगर ये ज़रूर है कि लोग इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट आप ले रहे हैं। क्योंकि मैं अगर आगे आपसे बात करूं तो ये स्टडी काफ़ी आगे तक जाती है। जो लोग सिली स्टडी की तरफ जा रहे होते हैं, सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल की तरफ जा रहे होते हैं, उनके लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। तो ये स्टडी काफ़ी आगे तक आपको हेल्प आउट कर रही होती है। अगर आप इसको स्टडी करें और एक दफ़ा आपको इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप बहुत आगे तक इसमें जा सकते हैं। अच्छा, बैक टू हम अगर वापस आते हैं तो इसके अंदर let me put a question. Okay. In this scenario, what are the responsibilities for an electrical engineer and instrumentation engineer in order to process and implement these type of studies? So what are the key responsibilities of electrical and the instrumentation engineers? देखें, अभी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब आप मतलब टेक ओवर करते हैं, टेक ओवर करने के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आपको ना उसी बेसलाइन स्टडी से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप लेट सपोज मैं टारगेट करता हूँ कि यार मैंने एक एरिया ए है, उस एरिया ए की मैंने स्टडी करनी है कि आइदर वो एरिया है क्या वो क्लासिफाइड एरिया है। अगर वो क्लासिफाइड एरिया है तो फिर क्या मेरे पास वो इक्विपमेंट सारे के सारे वो इंस्टॉल्ड हुए हैं ऐसे। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक एरिया ए है और मुझे असाइनमेंट मिलती है कि मैं यार इसकी अब स्टडी करके बताऊँ कि इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं या इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्टॉल्ड हुए हैं, वो हैजर्ड एरिया के हिसाब से हुए हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसी बेसलाइन डायग्राम को ही पिक करूँगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस टाइम के ऊपर कि बेसलाइन स्टडी हुई हुई है और बेसलाइन स्टडी के अंदर कुछ मार्किंग हुई हुई है कि आपका ये ए एरिया जो है ना वो लेट सपोज जोन 1 है, जोन 2 है या जोन 0 है या क्लास 1 डिवीजन 2 है, वट जो भी है। उसके बाद मैं एरिया में पहुंचता हूँ, मैं उसके बाद सारी की सारी जो है ना उस इक्विपमेंट की लिस्ट डाउन करता हूँ। लेट सपोज मेरे पास उस एरिया के अंदर जंक्शन बॉक्सेस कौन सा लगा हुआ है, मेरे पास ट्रांसमीटर कौन सा लगा हुआ है, मेरे पास स्विच कौन सा लगा हुआ है। अगर मैं कंट्रोल वाल के अंदर वेल पोजिशनर की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास वेल पोजिशनर कौन सा लगा हुआ है। अगर वो एरिया क्लासिफाइड है तो मेरी जो केबल्स हैं वो कैसे गई हुई हैं। ठीक है, केबल्स क्या बरीड हुई हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड है जिनके अंदर आप केबल को बरीड कर दें तो वो भी आपके पास आप उनको भी क्लासिफाइड एरिया में यूज कर सकते हैं। तो जितनी मेरे पास इंस्टॉल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट होता है मैं उसकी लिस्ट डाउन करता हूँ। देन आफ्टर मैं रेफर करता हूँ उसी नेम प्लेट को जो उसके ऊपर मौजूद होती है, क्या वो नेम प्लेट उन चीजों से मैच कर रही है। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरा एरिया था जोन 1, ठीक है, मगर जब मैंने स्टडी की है तो मुझे ये पता चला कि यार एरिया तो जोन 1 है मगर जो इंस्टॉल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल की जो मोटर लगी हुई है वो क्लासिफाइड नहीं है,
वो जस्ट एक वेदर प्रोटेक्टेड या आईपी क्लास है। तो लाजमी सी बात है, फिर मैं उस ड्राइंग को रेफर करूंगा, लिस्ट डाउन करूंगा, लिस्ट डाउन करने के बाद मैं फिर उनकी रिप्लेसमेंट का प्लान बनाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कंट्रोल मेजर्स लूं, देखें अब आपके पास होते हैं कई सोल्यूशन। आप कुछ हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट के पास आप जाएंगे और मैनेजमेंट से आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि देखें जी ये तो सब गलत इंस्टॉलेशन हुई हुई है। अब आप अगर गलत इंस्टॉलेशन हुई है, मुझे इतना बजट दे, मैं रिप्लेस करूंगा, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी मैनेजमेंट यूँ अलाउ करेगी कि आप इतना हैवीली बजट लें कि आप इन सारी चीज़ों को वन गो में रिप्लेस करें। लेट्स सपोज एक छोटी सी टिप मैं देता हूँ यहाँ पे, अगर हम जंक्शन बॉक्सेस की बात करें तो जंक्शन बॉक्सेस को एक्सप्लोजन प्रूफ बनाने के कई तरीके हैं। लेट्स से एक तो तरीका ये है कि आप उसका मटेरियल ऐसा यूज कर लीजिए, जब आप उसको डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको क्लासिफाइड बना लीजिए। अब क्लासिफाइड नॉन क्लासिफाइड के अंदर मैं अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड के अंदर बेसिक डिफरेंस ये होता है, जब हम उसकी सीलिंग कर रहे होते हैं, सीलिंग के अलावा जो मटेरियल की अपनी थिकनेस है या जो मटेरियल हम यूज कर रहे होते हैं वो काफी हैवी होता है, ठीक है। अगर हम उसके अंदर कोई स्पार्क प्रोड्यूस हो तो वो स्पार्क उसके अंदर ही कंटेन हो सकता हो। ये एक बेसिक फिलॉसफी है। आप अगर एक्सप्लोजन प्रूफ और नॉन एक्सप्लोजन प्रूफ जंक्शन बॉक्सेस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मगर अगर हम कहते हैं कि ये चीज मेरे पास अब अवेलेबल नहीं, तो मगर और भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम उसको क्लासिफाइड बना सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ जंक्शन बॉक्स को हम एक पॉजिटिव प्रेशर पे ले आए। अच्छा, पॉजिटिव प्रेशर पे लाने से क्या होगा कि इनसाइड लेट से अगर हम मेंटेन कर देते हैं 1 से 2 psi, तो अंदर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, एक प्रेशराइज जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी। बाहर आपके पास जो है प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर आपके पास ज्यादा है। जब आप अंदर उसको प्रेशर को मेंटेन करवाएंगे, प्रेशराइज वो इन्वायरमेंट बन जाएगी, तो अगर उसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस भी होता है तो वो बाहर ट्रेवल नहीं करेगा। या मैं यूं कह लूं, आसान लफ्जों में यूं कह लूं, किसी और तरीके से बात करूं कि जो बाहर वाला प्रेशर है वो अंदर नहीं आ सकेगा, या बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकेगी। लेट्स से कि बाहर आपके पास नेचुरल गैस की लीकेज होती है, मैं यूं बात कर लेता हूं और ध्यान समझाने के लिए, कि बाहर आपके पास नेचुरल गैस की लीकेज होती है और आपके पास इस जंक्शन बॉक्स के अंदर पहले से ही 5 psi प्रेशर मौजूद है, तो कभी भी वो नेचुरल गैस इस जंक्शन बॉक्स में एंटर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हाई प्रेशर साइड पे है, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक प्रोसीजर मतलब बनाया जा सकता है कि इन चीजों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके इसके अंदर है, मगर एक सिंपल है कि अक्सर प्लांट्स के ऊपर, जो पुराने प्लांट्स थे जिनकी कमिश्निंग 1970 या उससे पहले की हुई है, वहां आपको प्रैक्टिकली ये चीज मिलती है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट एयर बाकायदा तौर पे उस जंक्शन बॉक्सेस के अंदर प्रोवाइड की जाती है और उसका प्रेशर 10 मतलब 5 to 10 psi रखा गया है, ताकि वो चीज एक प्रेशराइज उसके अंदर रहे, इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि बाहर की डस्ट, बाहर की अगर एयर है वो अंदर एंटर ना हो सकती है। ये एक ओवरऑल फिलॉसफी है जिसके तहत जो है इन चीजों को आप फेज वाइज या प्लान करके आप अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बड़े एक्सीडेंट से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी अब मैं बात करूं तो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होती है बेसिकली स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देखें अगर हम बात करते हैं कोई भी स्टैंडर्ड अगर हम ले लें, और मैंने पहले कहा कि आईईसी का स्टैंडर्ड, अगर हम आईईसी के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आईईसी का स्टैंडर्ड बेसिकली बात कर रहा होता है जोन्स के अंदर की। अगर आपको कहीं पे हैजर्डस एरिया क्लासिफिकेशन जोन्स के अकॉर्डिंगली मिल रही है तो इट मींस कि उस पर्सन ने या उस मैन्युफैक्चरर ने आपको आईईसी के अकॉर्डिंगली जो है ना आपको क्लासिफिकेशन करके दी है। मैं बात करता हूँ अगर जोन 0 की, मतलब एक बड़ी अगर आप गूगल भी करते हैं या किसी भी स्टैंडर्ड को आप रेफर करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशन मिलती है, मगर एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर अगर 1 साल के अंदर या विद इन अ ईयर 1000 आवर्स के करीब अगर वो फ्लेमेबल गैस या वेपर प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको कह देते हैं ये जोन 0 है। ये बहुत आसान करके एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर अगर आपके पास वो चीज मतलब वो गैस या वेपर 1000 आवर्स रहते हैं पूरे साल में,
तो हम उसको कह देते हैं जोन 0। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक साल में पूरा गिनते रहेंगे कि यार एक साल में 1000 घंटे कब पूरे होंगे, ठीक है। ये भी एक ना बीच में मतलब एक क्वेश्चन आता है कि यार हम पूरे साल क्या नोट करते रहे, ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली हम यूं कहते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। हम बेसिकली जब जोन 0 को डिसाइड करते हैं या उसके जब जो उस एनवायरनमेंट में डिटेक्टर लगाए जाते हैं, हम उनकी कंसंट्रेशन भी इसी तरीके से डिसाइड कर रहे होते हैं, या उनको हम बता रहे होते हैं कि अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी पहुंच जाए, ठीक है, तो आपने इसको जोन 0 बनाना है। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हो रहा होता है। और हम ये कहते हैं इसमें से अगर इतनी रिलीज हो रही है कि वो मुझे साल में 1000 घंटे के बराबर या 1000 घंटे तक मुझे वो मिल रही है, तो मैं कह देता हूँ ये जोन 0 है। पूरी इसके अंदर एक पूरी डिटेल है। मैं आपको जस्ट एक एक लाइन की मैं आपको जो है ना इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ या इनके अंदर डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, या हम बात करते हैं अब जोन 1 की। जोन 1 क्या है? जोन 1 बेसिकली वही है उसी तरीके से कि फ्लेमेबल गैस या वेपर आपकी 100 से 1000 आवर्स के दरमियान अगर रहे, तो 100 से 1000 आवर्स के दरमियान अगर आपकी यही फ्लेमेबल गैस या वेपर अगर आपके पास उस एनवायरनमेंट में रहती है, तो हम कह देते हैं, तो हम इसको जोन 1 कह देते हैं। अकॉर्डिंगली इसी तरह से हम जोन 2 की बात करें तो जोन 2 वो है कि जिसके अंदर 10 से 100 आवर के दरमियान पर अगर उसके अंदर रह रही है, तो हम कह देते हैं कि यार इसको हम जोन 2 कह देते हैं। तो ये तो सिंपल बिल्कुल आईईसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सिंपल हो गई है कि आईईसी बहुत आसान करके आपको बता देता है कि जोन 0, जोन 1 या जोन 2। मगर जैसा डेफिनेशन से जितनी आसान लग रही है, प्रैक्टिकली उतना आसान होता नहीं है इसको मेजर करना। जो मेरे ख्याल में आपके माइंड में भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार ये 1000 आवर्स में कब पूरे होंगे और मैं कब इसको जोन 0 कहूं। तो अमूमन क्या करते हैं फिर हम दूसरे स्टैंडर्ड्स को रेफर कर लेते हैं। हम चले जाते हैं एनईसी की तरफ, हम चले जाते हैं एएनएसआई के अंदर, हम एनएफपीओ को रेफर कर लेते हैं, हम ओशा को स्टैंडर्ड हम ओशा को रेफर कर लेते हैं एक बड़ी प्रैक्टिकल वे में। और ज्यादातर यही चीज यूज हो रही होती है, हम जोन में नहीं बात कर रहे होते हैं। जोन में हम डिवाइड जरूर कर देते हैं। अच्छा, जोन कब यूज करते हैं? जोन हम अमूमन तब यूज कर रहे होते हैं जब हमने किसी एरिया को डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं यार ये एरिया है, इसको मैं कह देता हूँ ये जोन 0 है, ये जोन 1 है, ये जोन 2 है। उसके पैरेलल में जब हम प्रैक्टिकली उस एरिया के अंदर पहुंचते हैं और हम कहते हैं कि यार ये चीजें कैसे हैं, तो फिर हम क्लासेस और डिवीजन में बात कर रहे होते हैं। मतलब आपने अगर कुछ लोगों ने सुना होगा कि ये क्लास 1 या डिवीजन 1 है, ये क्लास 1 डिवीजन 2 है, ये क्लास 2 डिवीजन 1 है, ये क्लास 3 डिवीजन 1 है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर बेसिकली हम बात करना शुरू करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है या ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट अब मैं अगर बात करूं तो हम फिर एक और स्टडी भी होती है जिसके अंदर हम बताते हैं कि ग्रुप्स, फिर हम जो है ना ग्रुप्स भी डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स भी हैं। वो ग्रुप्स हम फिर गैसेस के अकॉर्डिंगली चले जाते हैं, ठीक है। एक स्टडी मैंने आपको बताई है कि हम आईईसी के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, और एक स्टडी हम बता देते हैं क्लास 1 डिवीजन 2 के हिसाब से, ठीक हो गया। मगर अगर हम बात करते हैं 1, 2, सी और इन सारी चीजों की हम बात करते हैं, तो उनके अंदर हम क्या किया, अगर लेट सपोज किसी इक्विपमेंट के ऊपर अगर आपको मिलता है 2C लिखा हुआ, ग्रुप 2C लिखा हुआ मिलता है, तो ग्रुप 2C का मतलब क्या होता है? ग्रुप 2C वो ग्रुप है जिसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन या एसिटिलीन एग्जिस्ट कर रही होती है। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं इनको स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आप जब अगर कोई स्टैंडर्ड खोलते हैं तो स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये वो सारी चीजें जो है ना वो नजर आ रही होती हैं हमें, और जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली बेसिकली हम अपनी क्लासिफिकेशन करने जा रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम अब बात करें उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स की जिनको बेसिकली रीड करना चाहिए या जिनको रेफर करना चाहिए, तो ये तो वो थे जो जनरलाइज स्टैंडर्ड थे और जो आप कहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब मैं बात करता हूँ उन पर्टिकुलर नंबर्स की कि अगर किसी को स्टैंडर्ड रीड करने हैं तो बेसिकली आप कौन से स्टैंडर्ड रीड करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यूएसए, ऑलवेज यूएसए या नॉर्थ अमेरिका, वो आपको पता है वो लीड करते हैं इसके अंदर। तो अमेरिकन पेट्रोलियम एसोसिएशन का एक स्टैंडर्ड है RP50 के नाम से, API RP50, सॉरी API RP500, सॉरी टू से API RP500, मैंने फिर रिपीट किया।
ये क्या करता है, ये बताता है रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लोकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये बताता है रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लोकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिसेस बताता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसकी कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है और उनकी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस क्या कुछ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ही एक और स्टैंडर्ड उन्होंने ड्राइव किया है जिसको कहते हैं वो API RP 505। तकरीबन ये भी स्टैंडर्ड उस जैसा ही है और मिलते जुलते दोनों स्टैंडर्ड हैं, मगर दूसरे स्टैंडर्ड के अंदर ये एक मतलब यूएस से और एक नॉर्थ अमेरिका से है। तो दोनों के अंदर ही आप किसी भी स्टैंडर्ड को, एक स्टैंडर्ड को ले लें और रीड करें अगर आप, तो आपको तकरीबन दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड आपको बहुत प्रॉपर गाइड करेगा कि कैसे बेसिकली ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं या इन स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें यूरोप की, अगर आप कोई यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है ना वो लेना चाहते हैं, तो यूरोप के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो ATX 137 मतलब ATEX 137 के नाम से एक स्टैंडर्ड मिलता है।